हाँ? अरे नहीं यार, ये चलने लगी। हाँ तो हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ ली थी। ये यहाँ से लाइन पे 1 हम लोगों ने, अब हम लोग शांत रह जाओ, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 क्लासेस पढ़ ली थी, ठीक है। उसमें नैतिकता, नैतिकता के महत्व, नैतिकता के आयाम और निजी नैतिकता, सार्वजनिक नैतिकता, ये सब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे मानवीय मूल्य। नोलन कमेटी लिखी थी, नोलन कमेटी ना, नोलन कमेटी लिखी थी, नोलन कमेटी की वो लिख रही थी ना, तो 7 पॉइंट जो मैंने लिख पाए थे, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, जवाबदेही, ये सब करके ना। अब सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का महत्व, ये हेडिंग डालो। इसके पॉइंट डालू। हाँ, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का महत्व लिखो। सार्वजनिक संबंध, हाँ लिखो, और लिखो तेजी से। अब 3 क्लास होगी तुम लोगों की, ठीक है। अब तक तो धीरे धीरे चल रहा था। हाँ हाँ, नहीं पहले लिखो सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का महत्व, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देंगे 6-7, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मतलब पूछ लिए कभी आपसे कि सार्वजनिक नैतिकता क्या होती है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देना पड़ेगा सामने वाले को। सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का महत्व हेडिंग डाली है आपने। देखो, सार्वजनिक संबंध वे होते हैं जो किसी के पैसे, या समाज में दर्जे का परिणाम होते हैं। सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किसी व्यक्ति के कार्यों, निर्णयों और व्यवहार के लिए, तेजी से लिखो, और व्यवहार के लिए किसी व्यक्ति के कार्यों, निर्णयों और व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। पहला पॉइंट होगा नैतिक निर्णय लेना। ऐसे लिख नहीं पा रहा है। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट डालो। नैतिक निर्णय लेना। नंबर 2, समानता और निष्पक्षता। और निष्पक्षता। डाल लिया।
और रिश्ता और भरोसा, चार रहो संतुलित और न्यायसंगत निर्णय। सामाजिक सम्मानजनक व्यवहार, ये मिटता कहाँ से? यहाँ से मिट जाएगा। इस पे हाथ लगाइए। अरे ये सबमिटल कैसा? 5 में पॉइंट नहीं लिखे थे आप लोग। चौथा पॉइंट था संतुलित और न्यायसंगत निर्णय। सर सम्मानजनक। 5वां है सम्मानजनक व्यवहार। ठीक, अब सार्वजनिक और निजी नैतिकता के बीच आप लोग संबंध को इसी में लिखा हेडिंग। हेडिंग है सार्वजनिक लिख लिया। सार्वजनिक और निजी, हाँ नहीं, सार्वजनिक और निजी नैतिकता के बीच संबंध। हाँ, अब तुम ना ये कैसे करके इधर सार्वजनिक लिख लेना और एक इधर निजी लिख लेना। ठीक है, 3 पॉइंट है दोनों को। ठीक, पूरे नैतिकता क्या होती है, नैतिकता से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक और निजी नैतिकता के संबंध में चर्चा करें। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन लिखाऊंगा जो यूपी पीसीएससी यूपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन के चारों के आंसर। ठीक, अब तुम्हारा मोटा मोटा जो है ये खाली मूल्य बचे हुए हैं इस यूनिट में। मूल्य आज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन कल लिखा दूंगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो सार्वजनिक वो सॉरी, हाँ ठीक है, निजी वाले लाइन लिखो। हाँ, निजी संबंधों में लोग आत्मीयता, निजी संबंधों में लोग आत्मीयता, गलत बात है, लिखो, बात मत करो। निजी संबंधों में लोग आत्मीयता, वफादारी, आत्मीयता, वफादारी, प्रेम और स्नेह की अपेक्षा करते हैं। धीरे धीरे सार्वजनिक संबंधों में लिखो, सार्वजनिक संबंधों में सम्मान, सार्वजनिक संबंधों में सम्मान, ध्यान, सार्वजनिक संबंधों में सम्मान, ध्यान, शक्ति, अधिकार,
और भौतिक लाभ की अपेक्षा की जाती है। निजी संबंधों में देखो, किसी को छूट गया क्या? दोबारा से बोल दे। छूट गया किसी का? सही है। तुम्हारा हंसा देवी छूट गया क्या? बताओ, अरे बताओ कहाँ छूटा है? सर ऊपरी वाला छूट गया था थोड़ा सा। निजी में छूटा है कि सार्वजनिक में छूटा है? निजी में। निजी संबंधों में लोग आत्मीयता, वफादारी, प्रेम और स्नेह की अपेक्षा करते हैं। बस सर ज़्यादा नहीं छूटा है। तुम्हारी कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, अगर वो हाँ जो भी है, अगर वो आत्मीयता नहीं रखेगी तो कैसे भाई आपके जो संबंध है वो अच्छे या प्रकट माने जाएंगे, उनमें मैच्योरिटी आएगी। इस तरीके से आप देखते हो ना, दो लोग होते हैं उनमें आत्मीयता का स्तर बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो ना? दूसरा पॉइंट देखो, निजी संबंधों में आत्मीयता मतलब कि हमें तुमसे बहुत लगाव है। आत्मीयता मतलब देखे जहाँ लालच नहीं है और हमें बहुत लगाव है आपसे। हाँ, बिना स्वार्थ लिए, सेल्फलेस। जैसे कि एक तरीके से मतलब वहाँ कोई लालच नहीं है किसी प्रकार का। हाँ, कहते हैं बेस्ट फ्रेंड हो। क्यों बोल दो? तुम्हें पता है कि यहाँ लालच नहीं है। और जहाँ बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा धोखा दे दिया तो है ना, नैतिक मूल्य में, अनैतिक मूल्यों में आ जाए कि धोखेबाज है, स्वार्थी है, अपने काम पे बात करता है इस तरीके से। ठीक है, लिखो। कभी आपने देखा होगा ना, ये कुछ जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे किसी को बर्थडे की बधाई देते हो तो उसमें लिखते हैं, उसमें एक लाइन लिखते हैं ना कि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मतलब कि मैं आपको जो विश कर रहा हूँ, मैं जो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, वो मैं अपने अंदर से दे रहा हूँ, आत्मीयता के साथ दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, कर्तव्य स्वैच्छिक है। निजी में कर्तव्य स्वैच्छिक, स्वनिर्धारित और अनौपचारिक होते हैं। यदि आप असफल हो जाते हैं तो भी संबंध बरकरार रहते हैं। आपने वो कृष्ण और सुदामा वाली स्टोरी सुनी है? कृष्ण जी राजा बन जाते हैं, सुदामा गरीब रहते हैं। तो जो मित्रता होती है ना, जहाँ आत्मीय मित्रता होती है, निजी संबंध जो होते हैं, उनमें ये नहीं देखा जाता कि मेरा कोई फ्रेंड गरीब है तो जैसे मेरी नौकरी लग गई, कोई फ्रेंड छोटा है मेरा गरीब है तो उससे बात ना करूँ। उनमें गरीबी, अमीरी, लोभ, लालच कि तुम्हारा मकान शहर में है, गाँव से कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी मित्रता है, अपनी दोस्ती है, जो अपने संबंध निजी वो हमेशा बरकरार रखते हैं। जैसे आपने देखा हो कि नौकरी वाला दोस्त आता है, वो चल हम तुमको पार्टी देते हैं, एक जोड़ी कपड़े दिलवा देते हैं, या तुम्हें पैसे का भी कोई दिक्कत हो कि हमको पैसे भेज दो, तो वो वहाँ लालच है ही नहीं। अरे चलो यार 1000-2000 कुछ नहीं हो जाएगा, जाओ ले लो, अपना काम कर लो इस तरीके से। अब जहाँ दोस्ती है ही नहीं, दोगे कब? पहले ये बताओ। जैसे कोई मांगा तो पैसे कब दोगे या ये काम ऐसे करोगे? तो जहाँ आत्मीयता का स्तर कुछ होता है दोस्तों के बीच में, वहाँ ये सब लालच, स्वार्थ और ये सब धोखा, कपट, ईर्ष्या, ये सब जैसी चीज़ें नहीं होती। सार्वजनिक संबंधों में देखो दूसरा पॉइंट, कर्तव्य। सार्वजनिक में हाँ, कर्तव्य बाहरी तौर पर निर्धारित किए जाते हैं। हाँ, सार्वजनिक संबंधों में कर्तव्य बाहरी तौर पर निर्धारित किए जाते हैं। और उनका पालन ना करने पर आमतौर पर संबंध खत्म हो जाते हैं। तो बहुत देखो नौकरी इसकी लग गई है, अरे अब तो वो बात ही नहीं करता, आप लोग खुद पर्सनल संबंध खत्म हो जाते हैं। अब
देखा होगा कि जो दोस्ती नौकरी लगी, अरे अब तो बात ही नहीं करता, उसका शहर में मकान बन गया तो वो बात नहीं कर रहा है। तो ये सार्वजनिक संबंध है जहाँ कोई आत्मीयता नहीं होती, कुछ वो नहीं होता कि अपनापन, कहते ना अपनापन नहीं है, बड़प्पन नहीं है। तो आपका इस तरीके से जो आपने जो छोटे छोटे टर्म सुने होंगे ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट देखो, निजी संबंधों में, इसमें मूल्य प्रणाली में समानता वाले लोग शामिल होते हैं। उस दिन तो आप आई थी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शामिल होते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 3 लिखो, सार्वजनिक संबंधों में हमें ऐसे लोगों से निपटना होता है, हमें ऐसे लोगों से निपटना होता है दो मिनट हम भी चलाएंगे 2 मिनट। सर लास्ट वाला है हम तो चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखो, उसमें हमें ऐसे लोगों से निपटना होता है, हमें ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। निजी संबंध में उदाहरण लिखो, निजी संबंधों में उदाहरण लिखो। अपने मित्रों या प्रियजनों के साथ अच्छे बुरे समय में खड़े रहना, अच्छे बुरे समय में खड़े रहना। जब दोस्त नहीं होते हैं, अरे चल जब लड़ाई होगी तो साथ चल जाते हैं, एकदम जो होगा देखा जाएगा, वो क्या निजी संबंध है। भाई कोई प्रॉब्लम होगी, चल हमारे साथ चल रहे हैं, कोई समस्या आ गई जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोई समस्या आ गई, सार्वजनिक संबंध में उदाहरण लिखो। अखिल भारतीय सिविल सेवा आचरण नियम, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम है, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम। जैसे यहाँ नियम हो गया कि 9 से 9:30 तक, 9 बजे में क्लास चलेगी, 10:30 खत्म हो जाएगी, तो मुझे इस नियम का पालन करना है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है, मुझे उसके मानकों पे उतरना है। क्या रिपीट करें? सिविल सेवा सर नियम, सार्वजनिक संबंध मैंने उदाहरण लिखवाया था, हमें ऐसे लोगों से निपटना पड़ता है जिनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। उसमें ये उदाहरण है अखिल भारतीय सिविल सेवा आचरण नियम। भाई मुझे तो इस कोचिंग के नियमों को पालन करना पड़ेगा ना। मैं निजी संबंध होते आ रहे, चलो मैं एक दिन बाद आ जाऊँगा, दोबारा पढ़ा दूंगा, 3 बजे फिर क्लास रख देना, मैं नहीं चल सकता इस तरीके से। कोचिंग के जो मानक हैं, कोचिंग के जो रूल है, कोचिंग का जो नियम है, कोचिंग का जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि मुझे जो यहाँ नियुक्त कर रहा है उसके लिए भी तो नियम बन गया है कि तुम्हें ऐसे कराना है। जो मतलब प्रदीप भैया हैं और जो उनको सीनियर जो कोऑर्डिनेटर होंगे, वो भी तो अपने उनके लिए भी तो नियम होंगे ना कि आपको ऐसे काम करना है, तो वो काम मुझसे करवा रहे हैं। तुमको कह दिया कि सारे बच्चों को क्लास में आना है, वैसा नहीं कि तुम 1 घंटा बाद आओगे, तुम आधे घंटे बाद आओगे। एक नियम है कि 9 बजे से क्लास चलेगी तो आपको आना है, 5-10 मिनट लेट होगा तो अलग बात है। अब देखो बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि जो सरकारी कार्यालय है ना, वहाँ फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लगती है, तो वहाँ आप 9 बजे से 10 बजे आप लगा दोगे, कट जाएगी उस दिन की आपकी सैलरी। तो वो तो सबके लिए नियम है ना। अब तो किसी दोस्त का होता है, अरे चलो तुम मत लगाओ, तुम्हारा सैलरी ऐसी भेज देंगे, ठीक है, तो वहाँ निजी संबंध हो गए। तो यही है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होता है तो अपना
कोई तुम किसी पद पे बैठे हो, कोई काम करा रहे हो, तुम्हारे लिए 20 रुपये में सामान है, लेकिन उसके लिए 30 में है, क्योंकि तुमसे उसके आत्मीय संबंध है, दूसरे से आत्मीय संबंध नहीं, सार्वजनिक संबंध है। वो एक कहावत है ना कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो जो आत्मीय संबंध भी एक लिमिट में होते हैं, 2, 4, 10। अब तुम थोड़ी पूरे पीलीभीत जिले से आत्मीय संबंध बनाते घूमोगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी आदमी होता है ना, उसके 2, 4, 10 लोग ही बहुत खास होते हैं। कोई वो मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, कोई IAS हो, IPS हो, ठीक है, या फिर जो यहाँ के अब यहाँ जिस स्कूल में क्लास चल रही है, ठीक है, तो जो इसको हैंडल करता हो प्रबंधक होंगे और मैनेजर लोग होंगे, उनके अपने जीवन में भी 2, 3, 4, 5 लोग खास होते होंगे, सबके थोड़ी होते हैं। तो एक आदमी का होता है निजी जीवन, एक होता है सार्वजनिक जीवन। तो कहते हैं निजी जीवन के संबंध है, सार्वजनिक जीवन के संबंध है, ठीक है। आगे पॉइंट लिखो, मूल्य। सर इसी में लिखें अलग? अगर है ना मूल, ये क्वेश्चन UPSC में कई बार पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। हाँ, मूल्य नया टॉपिक है, यूनिट नहीं है, पहली टॉपिक में ही लास्ट टॉपिक है मूल्य। लिखो, मूल्य का मतलब, मूल्य का मतलब किसी चीज का वह गुण है जिसके आधार पर उस चीज को महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। मूल्य किसी व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और उन उद्देश्यों को उन उद्देश्यों को मैंने क्या बोला, पाने, उद्देश्यों को पाने के तरीकों को तय करते हैं। उद्देश्यों को पाने के तरीकों को तय करते हैं, पाने के तरीकों को तय करते हैं। अब देखो, मानवीय मूल्य। डालो ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू डाल लिया। मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य वे मूल सिद्धांत हैं। मानवीय मूल्य पे मूल, मूल निकला, मूल सिद्धांत हैं ऐसे करके। मानवीय मूल्य वे मूल सिद्धांत हैं जो हमारे निर्णयों
जो हमारे निर्णय डिसीजन, जो हमारे निर्णय और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, वे दर्शाते हैं कि हम जीवन में किसे महत्वपूर्ण और वांछनीय मतलब जरूरी, किसे वांछनीय मानते हैं। हम जीवन में किसे महत्वपूर्ण और वांछनीय मानते हैं। वांछनीय मतलब जरूरी, आवश्यक, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना है तो किताबों को अधिक से अधिक पढ़ना होगा, जरूरी लोगों से आपको जुड़ना पड़ेगा, काम की चीज़ों को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका उदाहरण लिखो। उदाहरण के लिए एक सिविल सेवक को, उदाहरण के लिए एक सिविल सेवक को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? तो रूमाल के महत्व देना चाहिए। उसे हमेशा सच बोलने और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत परिणाम भुगतना हो। यह मूल व्यक्ति के सही और गलत की भावना के लिए आंतरिक हैं, चाहे सामाजिक मानदंड या दबाव कुछ भी हो, ठीक। मूल्यों के प्रकार, पहला है सापेक्ष मूल, दूसरा है निरपेक्ष मूल। डाल लिया। लिखो सापेक्ष मूल
लोगों के बीच और बड़े पैमाने पर विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण भौतिकवादी मूल्य, व्यक्तिगत और समाज विशिष्ट होते हैं। आगे लिखो, निरपेक्ष मूल्य को दार्शनिक रूप से निरपेक्ष सापेक्ष मूल्य दिया, निरपेक्ष मूल्य को दार्शनिक रूप से निरपेक्ष और व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक विचारों से स्वतंत्र मूल्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। साथ ही इस बात से भी स्वतंत्र होता है कि इसे जाना या समझा जाता है या नहीं। उदाहरण के लिए अहिंसा, समानता, गैर भेदभाव। उदाहरण डालिए, मूल्यों का महत्व। जैसे ये चीज है अहिंसा, समानता, इसको कम से कम समझा दो एक बार। ये अभी जो समानता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब पॉइंट आएंगे, सब लिखवाऊंगा तुम्हें बाकायदा, पूरा एक एक पन्ने में पूछे जाते हैं। आपने पेपर अगर देखा होगा तो आपने क्या लाइन बोलो बोलो। एग्जाम्पल की वजह से अहिंसा, समानता। अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित न करना, शारीरिक और मानसिक रूप से। ठीक, गांधी जी का अहिंसा का जो सिद्धांत था ना, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, वो धरने में बैठ जाते थे या अपना सत्याग्रह का प्रयोग करते थे। उनने असहयोग आंदोलन चलाया कि हम अंग्रेजों का कोई असहयोग नहीं करेंगे, सबने अवज्ञा, मतलब हम विनय के साथ अवज्ञा करेंगे आपकी, हम बैठेंगे धरने पर, लेकिन आपकी जो बात है, आपकी जो विचार है, आपकी जो औपनिवेशिक नीति है, उसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम ऐसे ही बैठ रहेंगे धरने पर। इतने मारपीट गए, बंदूक ले लिए, चला दी, इस तरीके से कोई नहीं है। ठीक है, तो जो समानता का मतलब होता है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है, समानता, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लड़की है, लड़का है, थर्ड तो कोई भेदभाव होगा आपके साथ, या आप किसी बोलिए धर्म है, जन्म है, निवास है, इस तरीके से किसी प्रकार का कोई किसी से भेदभाव नहीं होगा।
ठीक है, वो तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया हुआ है, समानता संविधान में वर्णित है। अब समानता क्या, अब आदमी भेदभाव कर देता है। जैसे किसी आदमी के 2 बच्चे हुए, तो लड़की पढ़ रही है खराब स्कूल में, लड़का पढ़ रहा है अच्छे स्कूल में, तो भेदभाव तो वो खुद घर पे ही कर रहा है। तो पता है लड़की की शादी करनी है, लड़के को पढ़ा दो, बढ़िया नौकरी लग गई, बाबूजी बन के इसी के साथ रहेंगे। ठीक है, तो भेदभाव सबसे पहले समाज करता है। आपने एक चीज़ देखी, वुमेन एम्पावरमेंट का, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो पितृसत्तात्मक समाज तो बहुत प्राचीन काल से चल रहा है। आज के टाइम में आप ये चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल नोट करके देखना कि जैसे जिन महिलाओं के, जिस फैमिली में 2 लड़कियां हो गई, तो क्या भाई लड़का सबको चाहिए, लड़का इसलिए चाहिए, पहले उसका सकारात्मक बात में सुन लो, लड़का इसलिए चाहिए, लड़की जब शादी हो जाएगी तो जब हम पे बुढ़ापा आएगा तो हमको देखेगा कौन। ठीक है, जबकि रियल मायने में लड़की, पिताजी अगर बीमार हो जाए तो लड़की को ज़्यादा दुख होता है, मम्मी बीमार होती लड़कियों को इतना दुख नहीं होता है। लेकिन पिताजी अगर बीमार हो गए तो लड़कियां अपने जहाँ उनकी शादी हुई वहीं से परेशान, रोज 2-3 बार हाल चाल लेना, 3-4 बार हाल चाल लेना। हाँ, और मम्मी का क्या है, जैसे तुमने देखा होगा जब कोई छोटे छोटे बच्चे, भाई ये अरे सुनो यार, यहाँ काम की बात उदाहरण आती, बात करना शुरू कर देते हो यार। एथिक्स पढ़ रहा है, अनुशासन ही नहीं है। जब छोटे है भाई, मेरी क्लास में बोलो मत, ठीक, तुम्हें पूरी छूट दे रखी है मैंने। बोलोगे मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा उदाहरण आ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ भाई। एथिक्स का मतलब तो अप्लाइड होता है ना, शुरू से बताता है कोई कौन उदाहरण आ रहा है, मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल से बच्चे आए तो मम्मी पहले क्या करती है, लड़के के कपड़े उतार रही हैं, लड़की बेचारी अपने से कपड़े उतार रही है, ये है लड़के को बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करके, नहीं मीमी उमी करके आराम से बढ़िया करके, हैं देखा कोई नजर ना लगा इस तरीके से। तो जैसे नहीं होता कि लड़के का सम्मान इसलिए ज़्यादा नहीं है, उसको ये है कि हमारी पीढ़ी चलाएगा। लड़की तो शादी हो जाती है ना, दोनों का महत्व ज़्यादा। लेकिन अगर पिताजी बीमार हो जाए या पिताजी कोई दिक्कत, लड़की को सबसे दुख होता है। और लड़के आएंगे तो बता रहे हमारी लड़की ने कि पापा आज हम मार्केट गए तो मेरे लिए ये चीज़ ले आना, वो चीज़ ले आना। लड़के को पता है कि अरे जाके कुछ खा पी लेगा, लड़की कहाँ बाहर जाएगी। आप खुद ही ये प्रैक्टिकल करके देख लेना घर पे ही, हमें पता है लड़की हमारी बाहर नहीं जाती है। तो ये क्या होता है, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है, जो आप देख रहे हो समाज में घटित होते हुए, करते हुए इस तरीके से। आपने चीज़ और देखा होगा, जैसे कुछ महिलाओं को जैसे उनके बच्चे पैदा नहीं हुए तो उन्हें IVF तकनीकी से, मतलब जो साइंटिफिक तकनीकी है जिसमें बच्चे पैदा हो रहे हैं वो है, वो नहीं तो उन्होंने किसी का बच्चा गोद ले लिया, अपने भाई का ले लिया, मामा का लड़का गोद ले लिया। ठीक है, तो भेदभाव समाज में है ना, वो अपने परिवार से ही शुरू होता है। जैसे देखा वो माता पिता जिसकी नौकरी लग गई उस बच्चे के साथ साझे हो गए। जिस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, एक की नौकरी नहीं लगी, एक की नौकरी नहीं लग गई, तो पिताजी सोचते हैं कि जिसकी नौकरी नहीं लगी है हम उसके साझे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हमको पेंशन मिल रही है या हम लोग कुछ कमा रहे हैं तो उसका खर्चा पानी बेचारे का, बच्चे पड़ जाएंगे, लड़कियों की शादी हो जाएगी। ये तो आप खुद ही देख सकते हो ना घर में प्रैक्टिकल करके। भेदभाव आप सरकार के स्तर पर चले जाते हो सीधे कि सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार भेदभाव नहीं करती है, भेदभाव आपकी फैमिली में ही शुरू होता है आपके साथ। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओ सुनते हो कि पापा हमें नहीं समझ रहे हैं, बड़े वाले भैया को ज़्यादा समझ रहे हैं, पापा ने बड़े वाले भैया को बढ़िया वाली पढ़ाई कराई, हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। इस तरीके का भेदभाव जो है वो हमारी फैमिली से ही शुरू हो जाता है। भेदभाव कोई बाहर से नहीं आ रहा है। और जब आप हो जाओगे, वो मतलब जब आपके लड़के हो जाएंगे फिर आप दूसरी स्थिति पहुँच जाओगे। क्योंकि भाई जैसे किसी सरकारी नौकरी नहीं है तो आदमी सोचता है कि यार कम पैसे में ही अपना जीवन बेचारा गुजारा कर लें, या जैसे एक बार वो मंडी चलेगा तो एक बार सारा सामान ले आए। ठीक है भाई, नैतिक करने के लिए क्या करे आदमी मजबूरी में। भाई अब कोई बच्चा उसका अच्छा पढ़ने में होता है तो सोचता है कि चलो इसके ऊपर ज़्यादा खर्च कर दो। कोई बच्चा नहीं पढ़ने में अच्छा होता है, कह रहा है अरे कहाँ तक पैसा खर्च कर, पढ़ भी रहा नहीं है। भाई किसी के माता पिता के पास एक लिमिट में ही पैसा है ना, फिर उसकी नौकरी लग गई तो आप कहते हो कि पापा ने उसको पैसे ज़्यादा खर्च किए। वो तो आपके फादर ही जानते, मम्मी जानते कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाया गया। ठीक है, तो जो भेदभाव है, समानता है, ये सब फैमिली से ही शुरू होता है। बाद में आपको सोसाइटी में दिख रहा है कि अब जैसे नेता है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव जीत जा रहे हैं, तो कहते हैं उस साइड के फड़के पड़ रहे हैं, इस साइड की फड़के आज तक नहीं पड़ी। ठीक है, तो जैसे कुछ तो होता है कि उनकी मनोवृत्ति है कि यार यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। कभी क्या होता है फंड की कमी हो रही है, वो लोग नहीं कर रहे हैं कि फंड होता तो हम शायद बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट कर सकते थे इस तरीके से। ठीक है, देखो अरे महिलाओं की देख लो, जो लड़की है, जो बहू बढ़िया काम करती है, बहुत अच्छी बहू है,
जिस पर उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, बहुत बेकार लड़की है। आप सोसाइटी में देखो ना, आपको इधर भागने की जरूरत ही नहीं है। भेदभाव है, जो समानता है, वो सोसाइटी में बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से, चाहे वो लड़कों के मामले में हो, चाहे वो लड़कियों के मामले में हो। ठीक है, जैसे एक लड़का पिता का रोल अदा करता है, भाई का रोल अदा करता है, रिश्ता जाता है तो किसी प्रकार का रिश्ता है वहाँ अदा करता है। आप खुद ही कहते हो ना कि उन फूफा जी के यहाँ जाते हैं तो बहुत खातिरदारी होती है, अब वो दूसरे वाले फूफा जी कुछ नहीं खिलाते, भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो ये सब आदमी की जो आत्मीयता का स्तर, जो मानवीय मूल्य उसने सीखे सोसाइटी में रह के, स्कूल में रह के, विद्यालय में रह के, ठीक है, या किसी संगठन से जुड़ा है वहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा करके, मूल्य होता ना आदमी धीरे धीरे सीखता है। जैसे तुमने देखा कोई व्यक्ति कभी बहुत चोर था, बाद में बहुत ईमानदार बन गया, तो उसके मन में आ गई कि अरे यार चोरी करना गलत काम है, अब मेरे को सुधरना है। ठीक है, फिर जेल, किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो जेल क्यों होती है कि 20 साल जब ये 10 साल कारागृह में रहेगा या बंदी गृह के रूप में जब ये रहेगा तो इसका दिमाग चेंज होगा, घूमने को मिलेगा नहीं, इसको लगेगा कि यार फिर दोबारा हमने कोई अगर गलत कार्य किया, अनैतिक कार्य किया तो कानून की दृष्टिकोण से गलत है तो हमको फिर जेल आना पड़ेगा। तो कहते हैं जेल सुधार गृह, बच्चा गलती करता है 18 साल के नीचे का तो कहते हैं बाल सुधार गृह में भेज दो, पुलिस भेज देती ना बाल सुधार गृह में, और जो उससे बड़े हो तो उन्हें सजा दी जाती है यार 18 साल तो तुम हो गए, तुम्हारा तो विवेक काम कर रहा था, तुम्हारा तो मस्तिष्क काम कर रहा था, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था, उसके बाद भी तुमने ये अपराध कर दिया इस तरीके का। ठीक है, तो आदमी जो मूल्य सीखता है समाज में उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उन्हीं के आधार पर वो सामाजिक और निजी संबंध स्थापित करता है कि ये अच्छा वाला दोस्त है तो इससे संबंध अच्छे रहेंगे, ये ठीक है चलो ये भी ठीक है, नहीं तो उस तरीके का सब मामला है। मैंने कहाँ लिखवा रहा था? हाँ, सापेक्ष, देखो सापेक्ष मूल्य क्या होता है, मैं हेडिंग बता रहा हूँ आपको, ऐसे बता रहा हूँ। सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी के अंतर्गत, किसी की आचार में, विचार, प्रभाव में हम रहते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, सापेक्षता का सिद्धांत फिजिक्स में जो लोगों ने पढ़ा होगा। निरपेक्षता का मतलब निरपेक्ष, मतलब इस बहुत ही जगह से हमें कोई मतलब नहीं है संसार के, हम अपना बढ़िया जी रहे हैं, कोई कर रहा है क्या मतलब। सापेक्ष का मतलब है कि हम किसी के आचार, विचार, प्रभाव में हैं, ठीक, वो होता है सापेक्षता। कहते हैं सापेक्ष प्रभाव निरपेक्ष है, क्या नाम इसके सापेक्ष, कहते हैं धर्म निरपेक्ष, मतलब हम व्यक्तिगत धर्म का हम व्यक्तिगत धर्म का सम्मान कर रहे हैं, दूसरे का अपमान नहीं कर रहे हैं, ठीक, हमें अपने से मतलब है। कहते हैं इंडिया के, क्या बात कर रही हो, मैं यार किसी को निकाल दूंगा क्लास से बाहर में, सही बता रहा हूँ, कोई निकल जाए चाहे किसी को, मतलब जो बात करेगा हाँ मतलब उसी को, हाँ यहाँ अगर पढ़ना है तो आराम से बैठो यहाँ, ठीक, यहाँ बहुत हो हल्ला, फोन चलाना, ये वो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारी नजर तो मेरी तरफ होनी चाहिए, तो इधर ताक रहे, उधर देख रहे, इधर देख रहे, सब ठीक नहीं है यार ना। कल को मैं तो 40 क्लास पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम तो अपना ही नुकसान कर रहे हो ना। जितनी चीज़ें मुझे आ रही हैं, जितना मैं समझ रहा हूँ उतना आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ों को, उसको समझो। मैं कहाँ समझा रहा था, धर्म निरपेक्षता। तो भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन भारत के लोग सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान कर रहे हैं। अब वो आप देखते हो कि सांप्रदायिक दंगा हो गया, ये हो गया, वो अपने चुनाव के लिए, राजनीति के लिए सब अपने आप को थोड़ा नहीं कि हमारी रोटी फिर जाए किसी तरीके से, समझ रहे हैं सर। जो आपने एग्जाम्पल लिखवाया है भौतिकवादी मूल्य, भौतिकवादी भौतिकवादी मूल्य, अच्छा भौतिकवादी मूल्य, भौतिकवादी मूल्य का होता है कि जो इस संसार में जो वस्तुएं हैं ना, कहते हैं भौतिकवादी संसार है। इस भौतिक संसार से, जैसे एक तुम मानो आत्मीय संसार, ठीक, जैसे तुम परलोक की कल्पना कर रही हो, एक होता है इहलोक। इहलोक का मतलब कि इसी पृथ्वी पर, ठीक, तो भौतिकवादी मूल्य होते हैं कि हम तो फिर लालच से भरे हुए हैं, ठीक, दम्भ से भरे हुए हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, केवल अपना फायदे की बात कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भौतिकवादी संसार से दूर रहो, भौतिक जगत है, कुछ नहीं, ना जड़ है ना चेतन है। कहते हैं बस ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, अपने जो आपका जो धर्म है उसके ऊपर ईश्वर को याद करो। और सोना चांदी, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी पोस्ट पे होते हैं, नौकरी तो सभी कर रहे हैं, पुरुष आपने देखा होगा बहुत सादा सामान्य कपड़े पहना हुआ होगा, ठीक, जो लोग बहुत सामान्य सी नौकरी करते हैं, बिल्कुल तड़क भड़क के साथ एकदम जूता उता, बेल्ट निकाल के, कार की चाबी इधर निकाल के, दिखावा,
ठीक होता है ना, कार की चाबी यहाँ रख ले इस तरीके से। तो क्या यहाँ ये मूल्यों का ही तो फर्क है। जो आदमी पढ़ लिख गया वो समझ रहा है कि यार इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, शांति से रहो, खाना खाओ 2 टाइम का, अपनी ईमानदारी से अपना काम करो, जो सामाजिक संबंध है उनको निभाओ, जो निजी संबंध है उनको निभाओ। उसके बाद एक दिन जैसे आदमी दिमाग में ये रहो कि एक दिन तो सबको जाना है इस दुनिया से, मुझे भी जाना। हंसा देवी तुम यहीं रह जाओगी क्या? नहीं, आपकी क्या चदर अभी चले गए। ठीक है। तो जिसको समझ लगता है कि एक दिन हमको जाना हो, बहुत लोभ लालच में संपत्ति को उसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई इस तरीके की इस तरह की हो गई। जैसे आपने देखा हो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो आपके मस्तिष्क में क्या आता है? अरे यार बढ़िया जिंदगी जी लो, पता ना कब निकल जाए। सही, आपके मस्तिष्क में आता है क्योंकि आपने उस सामाजिक पर्यावरण परिस्थिति को देखा। उसको देखने के बाद आपकी जो सोचने विचारने तर्क करने की क्षमता है उसने आपके मस्तिष्क को मोड़ा। अरे यार छोड़ो, पैसे का क्या करोगे, ये है वो है, कोई बात है क्या? कैलेंडर निकालना है। मैं काम क्या बता रहा था मैं आपको? सर ऊपर पहुंचा रहे हाँ, जैसे तुम शमशान घाट में जाते हो किसी अंत्येष्टि में, तुम्हारे दिमाग में आता है तुम किसी व्यक्ति को जलते हुए देखते हो, या जो मुस्लिम बच्चे होंगे दफनाते हुए देखते होगे, तुम कहते हो बढ़िया जिंदगी जी, कार खरीदा, कार भी यहीं रहेगी, गाड़ी भी यहीं रहेगी, बच्चे भी यहीं रह गए, बैंक की पासबुक भी यहीं रहेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागज सब यहीं रहेगा। तुम निकल गए ऊपर, घर वाले थोड़ी देर रोए, उन्होंने थोड़ी देर विलाप किया, थोड़ा शोक संगत की भैया बहुत अच्छे थे, फिर हिंदुओं में वो 13वीं हुई और मुस्लिम में वो 40 दिन का नहीं पढ़ा जाता है, कुछ इस तरीके होता है, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते जिसके अंदर बहुत जगह था कि सबको एक दिन जाना है, तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें भी जाना है। तुम कितनी देर तक शोक व्यक्त करोगे? जब तक तुम जिंदा हो। तुम्हें किसी चीज़ का दुख कब तक होता है? जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांसें चल रही, रात में तुम सोते हो 11 बजे सोए, 5 बजे उठे, वो 6 घंटे के दौरान तुम्हारे साथ क्या हो किसी को पता चला क्या? मतलब कोई किसी को सपना आ गया तो अलग चीज़ है कि आज रात में ये सपना देखा था, मस्तिष्क को काम करता है। बाकी 6 घंटे के दौरान तुमको पता नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो। कुछ सोचते हो 6 घंटे के दौरान? बताओ, तुम सो गए आराम से तो मृत्यु क्या? तुम सो जाओगे एक बार फाइनली, फिर कभी उठोगे ही नहीं। जिसको दफना हो वो दफना देगा, जिन धर्म में जलाया तो वो जला देगा पकड़ के। तो भौतिक जगत का मतलब है भौतिकवादी मूल लोभ लालच ईर्ष्या, ये सब धर्म में घमंड में। जैसे कार ले ली तो बहुत देर तक कार की फोटो ही लगा रहा है आदमी, मतलब दिखा रहा है अपने आप को। जैसे जो महंगी कार, आपने देखा ऑडी कार का कभी प्रचार नहीं होता, क्योंकि जो आदमी उस कार को खरीदेगा उसके बाद प्रचार देखने का टाइम ही नहीं है यार। देखो जो आदमी 10-15 लाख तक की गाड़ी लेता है, 20 लाख तक की, तो या 10 लाख तक की, 8 लाख की, तो वो देखेगा कई बार कि इसका कैसा माइलेज है, ये है वो है। जो आदमी 2 करोड़ की 1 करोड़ की कार खरीदेगा, उसके पास इतना पैसा होगा कि उसको तेल के बारे में बहुत नहीं सोचना, माइलेज के बारे में बहुत नहीं सोचना है, सेफ्टी का स्तर देख लेगा कि हाँ कहीं एक्सीडेंट हो जाए। भाई देखो, हाँ बोलो क्या? निरपेक्ष मूल्य ये आपने एग्जांपल लिखवाया, अहिंसा समानता, तो मतलब ये कैसे रिलेटेड है निरपेक्षता से? किससे? अहिंसा निरपेक्षता का कैसे रिलेटेड है? हाँ। कैसे रिलेटेड नहीं है? अरे अच्छा निरपेक्ष क्या क्या बोला तुमने? जैसे निरपेक्ष मूल्य में आपने एग्जांपल लिखवाया अहिंसा, हाँ, तो ये बता दें और दूसरा समानता। समानता और भेदभाव। अब देखो निरपेक्ष मूल्य कैसे हैं। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति को नहीं मारना, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी से, हम तो अपने शांत हैं। हम हिंसा कब करते हैं? जब हमें कोई पीट रहा है, मार रहा है पकड़ के। ठीक है, एक होता है सामाजिक स्तर की सोच, एक होता है व्यक्तिगत स्तर की सोच। एक क्या होता है, तुम्हें कोई पीट रहा है, मारने लगा, तब तो तुम एक, अगर वो बहुत ताकतवर है, बहुत मसल पावर, बहुत पॉलिटिकल ताकतवर वाला आदमी है, मतलब हर काम पैसे से करा सकता है, धन बाहुबल से करा सकता है, वो तुम्हें पीटेगा, तुम रो सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन जहाँ तुमको लगे नहीं इसको मैं पीट सकता हूँ, जहाँ हंसा देवी को लगे कि मैं इसे पीट सकती हूँ, तो वहाँ अपने जो मतलब शारीरिक सब वो है, एक तरीके कह सकते हैं कि जितने तुम्हारी मसल पावर, तुम्हारे अंदर पावर, तुम उसका विरोध करोगे। जब तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं, विरोध करोगे नहीं। गांधी जी क्या करते थे? भेदभाव होगा तो वो प्रभावित करेगा ना। हैं? भेदभाव आपने एग्जाम्पल लिखवाया है, तो मतलब भेदभाव होगा तब। हाँ, एकदम करेगा पकड़ के। मैंने ये समझा ना, व्यक्तिगत स्तर पे और सामाजिक स्तर पे। मेरी बात समझो ना पहले। एथिक्स हमेशा 2 चीज़ों पे चलती है, एक सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे। जैसे तो आप महिला हो, ठीक है,
आपके सरकार ने कोई ऐसा रूल लेके आई सरकार जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक है, आप मुस्लिम महिला हो तो आप महिला हो तो आप उसको अपने नज़रिए से देखोगी, पुरुष समाज है वो उसको अपने नज़रिए से देखेगा। पुरुष समाज ये देखेगा कि नहीं हमारे धर्म ने, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें मान्यता देगी हम 2, 3, 10, 20, 25 महिलाओं से शादी कर लें। तुम उसको अपने दृष्टिकोण से ऐसे देखोगी आज के ज़माने में यार मेरे पिताजी ने कैसे कैसे मेरी शादी की है, कहाँ से बेचारे पैसा लेके आए, कहाँ से लोगों को खाना खिलाया, दावत खिलाया इसको। और एक बार किसी का भी, जैसे मैं यहाँ मैं मतलब तुमको नहीं ले रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत और भी लड़की है तो किसी की शादी हो और एक बार किसी महिला का हस्बैंड खत्म हो जाता है, तुम देखो कैसा उसका जीवन हो जाता है। देखिए क्योंकि जब हस्बैंड रहता है तो पैसे आ रहा है अपने खर्च पाने के लिए, जो भी है जीवन चल रहा है बढ़िया तरीके से। जब आपके हस्बैंड नहीं होंगे, खर्च पाने के पैसे नहीं रहेंगे तो आपका जीवन कितनी परेशानी में गुजरेगा। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो व्यक्ति के दिमाग पे, मस्तिष्क में, सोसाइटी में जो घटित हो रही है उस पर इतना प्रभाव डालती हैं। अब तुम तो उसके पक्ष में रहोगी, तुम 3 तलाक के पक्ष में पता कब रहोगी, जब तुम्हारी लड़की के साथ ही प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे साथ तो होगी, तुम्हारे साथ तुम्हें जब ज़्यादा होगी कि यार पता नहीं सोना गिरवी रखा है, ज़मीन बेची है, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई पुरुष है उसको तब ज़्यादा समझ। ऐसे अभी तो हमने किसी की लड़की को छोड़ दिया, लेकिन दुख आपको तब होगा जब आपकी लड़की को कोई छोड़ेगा। अरे भाई शादी करने के लिए आदमी बेचारा कहाँ, अरे आप हिंदू कम्युनिटी में ले लो, जिन लोगों पे दहेज प्रथा लग जाती है, जिन्हें दहेज प्रथा दहेज एक्ट लग जाता है, जिन पे लड़की अपने मायके में है, जो व्यक्ति वो अपने घर पे है, दोनों परेशान है, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, मजा किसे आ रहा है, वकील साहब को। भाई कचहरी में गए, तारीख पड़ी, 100-200 रुपये दे दिए उनको, परेशानी में कौन है, पुरुष और महिला, और दोनों बहुत घमंड में है। अरे जो होगा देखा जाएगा, हम भी शादी कर लेंगे, वो सोचती है मेरा भी हो जाएगा, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वो तो उन दोनों से व्यक्तिगत तुम बात करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि कितना कठिन काम होता है शादी होने के बाद शादी टूटना, बहुत कठिन काम होता है ये सबसे ज़्यादा। ये भी एक विवाह भी एक सामाजिक मूल्य है। जैसे कुछ में विवाह क्या होता है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में विवाह एक समझौता है, हिंदू कम्युनिटी में क्या कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये गाना सुना आप लोगों ने, हैं सुना है ना। एक वो हिंदू कम्युनिटी में ये है कि जो शादी होती है वो 7 जन्मों का आधार बना के की जाती है। मुस्लिम में क्या कॉन्ट्रैक्चुअल है कि जब तक मैंने ठीक है रखेंगे, उसके बाद तुम अपना देखो अपना देखें। ऐसी ईसाई कम्युनिटी में आप जाइए, वहाँ विवाह एक समझौता है। आपने देखा विदेश में 4-4, 5-5 पत्नियाँ हैं, 6-6 हैं। तो कुछ सोसाइटी में विवाह एक मूल्य है, कुछ में विवाह एक सामाजिक समझौता है। ठीक है, तो जिस मुद्दे पर तुम्हारी राय तुम्हारे पक्ष में होती है उसमें तुम कहते हो कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, जिसमें तुम्हारे पक्ष में नहीं होती कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। ठीक है, जैसे 5 किलो आपको आटा राशन मिल रहा है, तो जो आदमी काम वाम नहीं कर रहा, भैया आटा चावल 25-30 किलो मिल गया, उसने पिसवाया, बढ़िया खा रहा, किसी के काम में नहीं जा रहा है। और सरकार ने कोई टैक्स प्रणाली लगा दी कि नहीं अब तो 2 लाख से ऊपर के लोगों पर टैक्स दिया जाएगा। तो जिनकी सैलरी पूरे साल की 2 साल है वो सोचने पड़ेगा कि यार 2 लाख रुपये मिल रहे हैं, उसको भी सरकार ने 5%, 10% टैक्स लगा दिया। और अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, इस समय तो सैलरी सबसे ज़्यादा कटती है जो सरकारी नौकरी करते हैं, मतलब क्योंकि वित्तीय वर्ष होता है, लास्ट वाला टाइम होता है। तो जो चीज़ आपके फेवर में आती है उसके आप पक्ष में बात करते हो कि नहीं, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा है। आपने सरकार को चुना है किस लिए, क्योंकि सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करती है। सरकार ये चाहती है कि जब आप सरकार को चुनते हो तो सरकार आपकी शिक्षा पर ध्यान दे, सरकार आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दे, सरकार आपको बढ़िया रोड दे, सरकार आपको बढ़िया पानी दे, सरकार आपको बढ़िया बिजली दे। कहते हैं ना कि यार सरकार ही ऐसी है, सुन नहीं रही है, तो फिर आप चाहते हो सरकार कैसी हो। सरकार ऐसी, जैसे आप किसी सरकारी कार्यालय में गए, देखो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, थोड़ा सा चीज़ों को कम जानता है, तो वो कैसे विकास भवन या समाज कल्याण विभाग या डीएम ऑफिस या एसएसपी ऑफिस या तहसील कचहरी पर पहुँच गया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ जाने के बाद हम कौन से कमरे में जाएं कि जहाँ हमारी समस्या को बहुत ही कोई आदमी आराम से सुन ले और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। मैं आपको मतलब जो लोकल लेवल पर, निम्न स्तर पे जो आदमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, आदमी क्या कहता है, अरे पढ़े लिखे गवार हो क्या। अरे भाई तुम बेचारा किसी परिस्थिति पर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, उसके अंदर उस तरीके के मूल चालाकी होशियारी नहीं डेवलप हो पाई, तो वो कैसे जानेगा कि सरकारी कार्यालय में हमें किस कमरे में जाना है। जिसको हिंदी ही पढ़ना नहीं आ रही है तो उसको कैसे पता कि कौन अधिकारी किस कमरे में बैठा है। आपको पता है, उसने जैसे आपने देखा हो कोई सरकारी कार्यालय होता है, उसमें लिख दिया जाता है
कमरा नंबर 18 यहाँ छात्रवृत्ति मिलती है, कमरा नंबर 19 यहाँ विवाह का अनुदान मिलता है, कमरा नंबर 20 यहाँ पेंशन मिलती है। इस तरीके से नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो आप तो पढ़ के 18 कमरा नंबर है, चलेगा भाई। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके अंदर शिक्षा जैसा मूल्य विकसित ही नहीं हुआ, वो बेचारा क्या करेगा। और फिर जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो डरता है चीज़ों से बहुत ज़्यादा कि हम यार ये काम हमारा कैसे होगा। या फिर कोई ऐसा आदमी होता, जैसे आपने देखा हो सरकारी कार्यालय में जाओ, जैसे हम RTO ऑफिस में गए, RTO ऑफिस में गए अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो हम मोटरसाइकिल ऐसे चलानी है, वैसे चलानी है, ये है वो है। अब वहाँ कुछ लोग लगे रहते हैं, उन्हें आप पैसे दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका मूल्य इतना विकसित नहीं है, उनका नैतिकता का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, अपनी नौकरी के प्रति सत्यनिष्ठा का मूल्य, या उनके अंदर इतनी कंपैशन नहीं कि कोई आदमी गांव से, देहात से, कस्बे से बेचारा आया है तो हम इसका काम ऐसे ही करा दें। आप पैसे दे दो, तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, डील बन गया। पैसे नहीं दिए, अरे तुमने गाड़ी ऐसे नहीं चलाई, घेरे में नहीं चलाई, तो क्या है, सारा खेल मूल्य का ही है, जो हम परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं। ठीक है, अब मैं कहाँ चल रहा था मुझे बता दो। मूल्यों का महत्व है, मूल्यों का महत्व। हाँ, मूल्यों का महत्व वाला पॉइंट डालो। आज कुछ ज़्यादा बोल दिया ना, कोई नहीं सर, समझा दिया। लिखो मानव व्यवहार का मार्गदर्शन। पहला पॉइंट लिखो, मानव व्यवहार का मार्गदर्शन। हाँ, मानव व्यवहार का मार्गदर्शन। तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा, इसको ये पता क्या बताता है कि तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनती हो और लिखते हो, समझती हो यार इसका मतलब क्या है। ठीक, पॉइंट नंबर दूसरा लिखो, पॉइंट नंबर 2। पहला था मानव व्यवहार का मार्गदर्शन। आपका शुभ नाम क्या भैया? शांत शर्मा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, अच्छे जीवन के लिए आंतरिक संदर्भ। पॉइंट नंबर लिखो, सही और गलत में अंतर करते हैं। अभी आपने देखा चोरी करना नहीं, चोरी नहीं करेंगे भाई, ये सही नहीं है सब। पॉइंट नंबर 4 लिखो, नैतिक निर्णय लेने में प्रेरक शक्ति के रूप में काम करते हैं। नैतिक निर्णय लेने में प्रेरक शक्ति के रूप में काम करते हैं। नंबर 5, लक्ष्यों की पहचान। लक्ष्यों की पहचान, लक्ष्यों की पहचान। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया हूँ।
मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। देखो मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, ये हेडिंग है, ठीक, डाल लिया। लिखो इसके अंतर्गत परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था हाँ लिखो इसमें। हाँ परिवार सामाजिक, परिवार एक सामाजिक संस्था। पूरा लिखना है परिवार एक संस्था। हाँ परिवार एक सामाजिक संस्था है। हाँ परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें समान मान्यता, धर्म, समान मान्यता, हाँ मान्यताएं, समान मान्यताएं मतलब एक जैसी मान्यताएं नहीं होती हैं। ये सुबह उठ के सब लोग पूजा कर रहे हैं तो हम भी पूजा करेंगे, सब लोग नमाज पढ़ने जाए तो हम भी नमाज जाएंगे। सामाजिक मान्यता है ना, सुबह उठ के नहा धो के कोई आदमी काम करता है। कुछ लोग होते कई दिन नहीं नहाते हैं, भाई सामाजिक मान्यता है ना, सुबह उठ के अपना बढ़िया कुल्ला उल्ला करके नहा धो के पूजा पाठ करके तब कोई खाना पीना करना चालू करना चाहिए। आप नहीं नहाते हो क्या? चलो देखो क्या बोला मैंने, धर्म, रीति रिवाज, धर्म, हाँ उसके आगे धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा और जीवन शैली का बंधन होता है। यह विरासत, यह विरासत और परंपराओं को पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक विरासत के रूप में आगे बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 2 डालो, बच्चों के लिए मूल्य सीखने की पहली पाठशाला। सर ये नैतिक मूल्य होते हैं, सर बदल सकते हैं? एकदम बदल सकते हैं। तुम्हारा लालच आ गया तो अब तुम्हें देख लो, तुम्हें शादी करनी है, हम बता रहे हैं ना नैतिक मूल्य कैसे बदलते हैं। जैसे किसी लड़के से तुम्हारी शादी होनी है या तुमने कोई लड़का शादी के लिए चुना तो तुम पहले कह दो कि नहीं मैं जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे साथ, ये है वो है, मैं आपसे ही शादी करूंगी चाहे भी कोई परिस्थिति रहे। और वहाँ पे घर वालों ने देख लिया कोई ऐसा लड़का नौकरी करता हो, आपका दिमाग चलेगा कि ये तो नौकरी करता नहीं है, ये नौकरी करता है, इसका जीवन मेरे साथ बढ़िया चल जाएगा, खर्च के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, इसके साथ सोचना पड़ेगा। तो जो आपने वादा कर दिया होगा, जो विश्वास होगा उसको, ठीक है, जो आप उसके प्रति सच्चित रहेंगी कि नहीं चाहे जो हो जाए। मैं क्यों कर रही थी बात? नहीं करनी है बात, मैं जा रहा हूँ, बात करते रहना फिर।
आप सब लोग यार किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा शांति सुनो कि अपना बात करना शुरू कर देते हो। गलत चीज है ना, वो बता रहा है आपको, आप सुन ही नहीं है। आप क्या बोल रही हैं उससे में नहीं मतलब है, आप बाद में बता देते उसको, कोई ना कुछ तो बात कर रही होगा, समझो ना। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, आप बोल दो बातें आप बोले, कोई सुन ही रहा है, केवल मैं उसके लिए थोड़ी बता रहा हूँ। उसने कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, पहले देखो नैतिक मूल्य कैसे बदलते हैं। नैतिक मूल्य थोड़ी कि जरूर रहेंगे, आपको लालच आ गया आप अपना ईमान खो दोगे पकड़ के। भाई कहीं कोई नैतिक मूल्य कोई कब पैदा हो तो सीख के आता है क्या? वो तो धीरे धीरे समाज में रहता है, सीखता है। तो आपकी फैमिली ने आपके लिए बढ़िया लड़का चुन लिया और आपने उसको पहले ही बोल दिया नहीं किसी भी कंडीशन में मैं तुमसे शादी करूंगी, तो उसने क्या विश्वास भी एक नैतिक मूल्य होता है। उसने तुम्हारे ऊपर विश्वास रखा, ठीक है, तुम्हें कहा कि तुम किसी भी कंडीशन में रहोगे मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन आपको लालच आ गया, किसका? नौकरी का लालच। किसका आया? पैसे का लालच। किसका आया कि उसका घर तो बहुत बड़ा बना हुआ है, कुछ सोचना भी नहीं है। तो कैसे मूल्य चेंज हो गए आपके? कंडीशनल मूल्य चेंज हो गए। और आपने ऐसे बहुत उदाहरण देखा होंगे समाज में, लड़के लड़कियों के साथ बात कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं कि अरे अब बात तुमने की, अब दूसरी लड़की शादी करेंगे। लड़कियां हैं कि भाई घर वालों नौकरी वाला ढूंढ, जब हम क्या करें, ये है वो है। ठीक भाई एक दिन लड़का एक दिन गम में रहेगा, 2 दिन चन्ना मेरे गाना सुनेगा, कहाँ से सुनेगा? थक जाएगा पकड़ के। ठीक, तो जो मूल्य होते हैं ना वो अपने आप चेंज भी होते रहते हैं। जैसे आप कहोगे कि लालच बुरी वाला है, आपने ये उदाहरण समाज में सुना होगा। ठीक, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है आदमी को लालच करना पड़ता है। वहाँ लालच निरपेक्ष होता है। एक जैसे लालच है, लालच एक सापेक्ष लालच हो गया, एक हो निरपेक्ष। तो उसने निरपेक्ष लालच में क्या है कि हम दूसरे का घाटा नहीं करेंगे, केवल अपना फायदा कर रहे हैं। ठीक है, एक लालच क्या होता है कि अरे दूसरे का घाटा करके अपना फायदा कर रहे हैं लालच में। ठीक, तो मूल होते हैं वो एज ए कंडीशन पर्यावरण समय दृष्टिकोण के हिसाब से बदलते रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीज़ें बदलती रहती है, ये मूल एक जैसे नहीं होते हमेशा कभी भी, वो अपने आप एज ए कंडीशन टर्म। जैसे अभी आपको यहाँ से पूर्णागिरी के मेला जाना है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, आप AC वाले डब्बे में, रिजर्वेशन वाले डब्बे में घुस गई। आपको नहीं घुसना चाहिए था क्योंकि आपका टिकट जनरल का है, लेकिन आपको दर्शन करने भी जाना है। तो जनरल का टिकट 10-20 रुपये का, जो भी रिजर्वेशन तो महंगा होता होगा। आपने सोचा कि TT आएगा, जो होगा देखा जाएगा। आपके नैतिक मूल्य वहीं से चेंज हो गए कि जो होगा देख क्या, जेल भेज देगा ना, जेल तो भेजते नहीं है, वो एक रसीद काट देते हैं, 2-2.5 रुपये की रसीद काट देंगे आपकी, आप यहाँ तक गए हो। तो मूल गलती पहले उसकी नहीं थी, गलती तो पहले आपकी थी कि आपने उसको करप्शन के लिए उकसाया। ये उकसाना ही तो हुआ, ये उसने आपको पकड़ लिया, आपका टिकट था नहीं। टिकट होता तो आप आराम से पूरी ट्रेन में फैल के सोते, आराम में बैठते लेटते घूमते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये डर रहता TT तो नहीं आ रहा है। आज जो आदमी टिकट नहीं लिया रहेगा या जनरल टिकट का रिजर्वेशन में घुस जाएगा, उसको लगातार ये डर बना रहेगा कि TT यार इधर से आएगा कि इधर से आएगा। और एक चीज़ और भी है, जैसे जिसके पास पैसे हैं कि यार रसीद कटवानी है, वो तो बहुत नहीं सोचता है, वो तो सीधे अपनी रसीद कटवा लेता है। जिस बेचारे के पास पैसे नहीं है, मजबूरी में बैठ गया या अत्यावश्यक कार्य हो जाना हो गया, तो वो ये सोचता है कि TT आएगा तो बोलूँगा क्या। तो नोट करके देख लेना ये खुद अपने जीवन में, ये किसी किताब में थोड़ी है, ये एथिक्स में आप ट्रेन में चलते ही सीख जाओगे। आज ही एक लड़के की रसीद कटी है, हार गया। तो भाई हो सकता है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, उसके मूल्य बहुत अच्छे हो, लेकिन एज ए कंडीशन उसे आना था तो उसने अपनी रसीद कटवाई, बोले हमारे आप 260 की रसीद काट दो, तो उसको इमरजेंसी आना था। अब उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा आदमी। तो जो मूल्य होते हैं ना वो एज ए कंडीशन अपने आप ऊपर नीचे होते रहते, बदलते रहते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि कंडीशन देखी तुरंत झूठ हो, तो जैसे बहुत अच्छे व्यक्ति को झूठ बोलना शुरू कर दिया। कंडीशन है चोरी करना, एप्पल का iPhone खरीदना है आपको, चोरी करना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ी मूल्य चेंज करना है, मूल्य यार एज ए कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में चेंज किए जाते हैं। अगर आप मूल्यवान व्यक्ति हो तो आपने सुना होगा कि वो भैया बहुत ईमानदार हैं, आपने सुना होगा कि वो अधिकारी बहुत ईमानदार है। ईमानदार का मतलब जानते हो क्या, कि वो सरकार ने उसे जो काम सौंपा है और उस काम करने को जो उसकी तकनीकी और विवेकी शक्ति के माध्यम से जो उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के माध्यम से वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है,
उस व्यक्ति के हित में जिसके लिए वो स्कीम चलाई गई है उसके हिस्से तक पहुंचा रहा है। तो आप क्या कहोगे? आप किसी कार्यालय में गए, आपका काम हो गया, अरे साहब बहुत बढ़िया है, कहते हो कि नहीं कहते हो? अब कोई काम नहीं करेगा, अरे बहुत करप्शन है भाई, 500 रुपये दिए तो काम हुआ है। हो सकता है कि आपने कहा जीवन में देखा हो ये पहले जब ये डिजिटल इंडिया नहीं थी तो पहले क्या होता था कि जो विधायक जी का सिग्नेचर हो गया तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बन गया। पहले लेखपाल ने मोहर लगा दी अपनी, लिख के दे दिया। अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हैं, लेखपाल मोहर अब भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप मोहर लग जा रही है, क्योंकि उन्हें पता भी वो वहाँ पे यहाँ को लेखपाल हैं कि आप फलाने व्यक्ति के पिता हो, ये हो, इस गाँव में रहते हो, यहाँ इस तरीके की उसमें तो रिपोर्ट लगाता है। पहले क्या होता है, आय प्रमाण पत्र जब वजीफा के लिए हम लोग पढ़ते थे ना तो विधायक जी के सिग्नेचर मोहर से ही ब्लैक पेन के आय प्रमाण पत्र बन जाता था कि तुम उसमें मोहर लगवा लो और जमा कर दो, तुम्हारा वजीफा आ जाएगा। पहली बार जब हमारा वजीफा आया था, ठीक है, तो हमने यही काम किया था। लेकिन अब चीज़ें डिजिटल हैं, अब आप करप्शन के लिए नहीं बोल सकते। जैसे अभी अभिषेक प्रकाश जो है एक IAS, आपने सुना होगा अखबार में, जो पकड़े गए हैं भटगांव में 4 फीट जमीन में घोटाला किए, और जो सौर सेल वाला जो एक प्रोजेक्ट है सरकार का, उसके लिए वो कोई एक निखित जैन नाम के व्यक्ति से करप्शन मांगे थे कि 1.25 करोड़ रुपये आप सैलरी दो आप, ठीक है। आप हो IAS, आप करप्शन कर रहे हो, जब तक आप नहीं पकड़े गए तब तक आप सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आप पकड़ गए और एक बार मीडिया में आपका नाम आ गया, हाँ, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ईमानदारी वाली बात यह है, ठीक है। जब तक कोई चीज़ घटना घटित नहीं होती इस तरीके से, जैसे मैं ही हूँ या आप हो, आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप जैसे कोई गलत काम कर रहे हो तो वो आप कब तक समाज के नजरों में अच्छे हो, जब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा है कि यार बहुत पैसा कमा रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, तुम्हें क्या पता कैसे लेके आ रहा है, और तुम पकड़ गए किसी मामले में, ड्रग्स में पकड़ गए, चोरी में पकड़ गए, किसी ऐसे स्कैम में पकड़ गए, तो कहा गया अरे तभी तो हम कहा कि इतनी बढ़िया गाड़ी से चल कहाँ से रहा था। उसमें क्या हुआ, समाज ने आपके प्रति नैतिक मूल्य बदल दिए तुरंत। समाज ने, पहले समाज बहुत बढ़िया बच्चा था, पैसे कमा रहा, ये कर दिया, जैसे उसको पता चला कि चोरी कर रहा था, उसके प्रति आपके मूल्य बदल गए। उसमें जो पूछा था, मूल्य ऐसे ही बदलते हैं, जब तक आप बढ़िया हो, अच्छे हो, सारा काम है भाई। मूल्य तो मैं ये लिखवा रहा हूँ आपको एज ए सिलेबस के दृष्टिकोण से, सिलेबस में आएगा, सिलेबस में आपको पढ़ना, पेपर में पूछा है, PCS में 2 बार पूछा है, ठीक। लेकिन जो प्रैक्टिकल सामाजिक मूल्य वो तो आप अपने से देख लो ना, आपको कहीं जाना थोड़ी है। या चोरी कर रहा था तभी तो हम कहें कि 2 गाड़ियों से क्यों चल रहा है। पहले समाज आपको अच्छा समझ रहा था क्योंकि उसको आपके आसपास को जो पर्यावरण था, आप गाड़ी से उतर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हाँ, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तुमने एक चीज़ और नोट करके देखना, एक चीज़ ये नोट करके देखना, जैसे तुम्हारी समाज में बहुत अच्छी छवि है, तुम क्या करोगे, सबका सम्मान करोगे, क्योंकि तुमने ये नैतिक मूल्य सीखे इस तरीके के कि भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, बहुत किसी से प्रेम से बोलना चाहिए, ठीक। लेकिन तुम्हारा कोई ऐसी घटना घट गई तुम्हारे साथ, या कोई बड़ी घटना घट गई जिसने तुम्हें अपमानित महसूस कराया है, तुम समाज की चिंता छोड़ देते हो। ये नोट करके देख लेना, ये तुम नोट करके देख लेना इस चीज़ को। कोई भी, चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, कैसी भी हो, ठीक है। तुम कहते हो कि यार जो इज्जत थी वो तो अब चली गई, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मतलब उसको वो निरपेक्ष हो जाता है, फिर तुम उसको कुछ भी बोलो। पहले वो नैतिक मूल्य में जीवन व्यतीत कर रहा था, वो सापेक्ष था कि अरे पैर छुओ, नमस्ते करो, बड़ों से, उनसे बहुत प्रेम से बात करो, घर में मेहमान आए पानी ला के दे दो, क्योंकि उसे अपने को इज्जतदार बनाना था समाज की नज़रों में। उसका एक मामला खराब हुआ, उसके बाद एक घटना घटित हुई, उसका दिमाग तुरंत अरे जो होगा देखा जाएगा पकड़ के, ठीक है। बिल्कुल, ये उदाहरण तो आप समाज में देख रहे होंगे यार, बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। एक चीज़ और भी मैं तुमको बताऊँ, जैसे आप लोग कहते, मैं आपको पहली क्लास में समझाया था, चोरी करना, बेईमानी करना, शराब पीना, इसको समाज क्या रखता है, अनैतिक मूल्य में रखता है। लेकिन वैदिक काल से तो चली आ रही है, दारू तो प्राचीन काल से चली आ रही है। क्या दारू पीने वाले सारे लोग गलत हो गए क्या भाई? वो उसका व्यक्तिगत मूल्य है, वो उसकी व्यक्तिगत निष्ठा है कि वो दारू पी रहा है। लेकिन जो दारू पीने वाला बहुत अच्छा आदमी होता है, आप ये नहीं सोचते कि जो आदमी दारू पी रहा है या चोरी कर रहा है, या वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, उसको आप सामाजिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये गलत है। लेकिन हो सकता है जो आदमी चोरी कर रहा हो, बेईमानी करता हो, वो आपको बहुत सम्मान से पेश आए आपके साथ,
आप उसके घर पे जाओ, आपको बढ़िया चाय नाश्ता कराए, सारा काम कराए, तो उसको लगता होगा कि हम जो कर रहा है करने दो। लेकिन हमारा जो अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जो अतिथि आया है उसका मान सम्मान हम बढ़िया कर रहे हैं, तो फिर आदमी क्या कहता है, अरे वो कर रहा है करने दो, भाषा में कहा मतलब हम तो गए तो हमारा तो सम्मान किया। ये आप लोग सुनते हो भाई, यही एथिक्स है जो आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने अप्लाइड होते हुए, समझ रहे हो ना। एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ने भैंस चोरी में उसका हाथ था, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बढ़िया था, वास्तव में बहुत बढ़िया व्यक्ति था। दिक्कत कहाँ आ गई कि वो जुआ भी खेलती, चोरी छुप के जुआ खेलता था। हाँ, अब वो पकड़ गया, लेकिन उस व्यक्ति की ये थी कि वो हर बार मंदिर पे 20,000 रुपये देता था, जैसे रंगाई पुताई रोगन कार्यक्रम इस तरीके से। तो जब उसकी गलती पकड़ गई तो उसने मान लिया कि यार हमसे पहली गलती ये हुई। तो पुलिस ने जब पकड़ा, तुमने चोरी क्यों की, करवाई भैंस चुरवाई कि हमको जुए में पैसे चाहिए थे। अब उसकी एक नकारात्मक छवि ने, अब गांव के अंदर जो भी भैंसें चुरेंगी नजर उस पर जाएगी कि ये आदमी भैंस चुरवा रहा है, क्योंकि आदमी की जो सोशल वैल्यू है, आदमी का जो सोशल स्टैंडर्ड है सोचने का, वो सीधे वहीं जाएगा। समझ रहे ना कि इसी ने ये काम किया होगा। लिखो आगे, आप लोग कहाँ लिख रहे थे? पाठशाला, ये आपने लिखा कि नहीं लिखा? इसके आगे इसमें लिखवाया नहीं ना मैंने। देखो परिवार और माता पिता बच्चों के लिए मूल्य सीखने की पहली पाठशाला है। जब हंसा देवी छोटी थी तो हंसा देवी कह लो, अरे वो नहीं आई यीशु, अरे वो है। तो जब तुमने बच्चा देखो छोटा होता तो जैसा आदमी रिएक्शन करता है वैसा रिएक्शन करता है बच्चा। तुमने देखा कहते अम्मा पड्डे को कैसे डांटती है, ऐसे करके। वो उसने कैसे सीखा? कोई स्कूल तो नहीं जा रहा है यार, वो उसने मानवीय मूर्त रूप में उसको देखा, उसने मानवीय मूर्त रूप में उस चीज को देखा और वो सीख गया। भाई 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसके आप हल्के से मुस्कुराओ तो मुस्कुराना शुरू कर देता है, उसको डांट दो तो रो देगा। कोई स्कूल थोड़ी जा रहा है, वो धीरे धीरे चीजें जो उसके दिमाग में चेतना चल रही है उसी भी तो है। कहते यार बहुत हंसमुख आदमी है, समझ रहे ना। तो भाई उस चीज को सीखा समाज से। और जो बच्चों को 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जैसे उन्होंने बताया तो वैसे करने लगा इस तरीके से। ठीक जैसे किसी व्यक्ति के घर में किसी के पिताजी आर्मी में हैं तो उसको सिखाएंगे देश की सेवा करनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। फौजी की ड्रेस भी पहना देते हैं उसको, फोटो खा देते हैं, बंदूक थमा देते हैं ऐसे करके। कभी देखा लड़की को बंदूक थमाते हुए? देखा? अरे देख लिया होगा एक आध बार, वैसे नहीं देखा होगा बंदूक थमाते हुए। बंदूक में फोटो लड़के का ही मिलेगा, लड़की का बंदूक में फोटो नहीं मिलेगा कभी। आए अरे भैया मातृ सत्तात्मक समाज, पितृ सत्तात्मक समाज का सोच चला रहा है कि लड़की बंदूक नहीं चलाएगी, बंदूक चलाएगा तो लड़का ही चलाएगा। ठीक है, तो वो तो भाई परंपरागत मूल्य है ना, इसी को बोलते हैं परंपरागत मूल्य, परंपरागत विचार जो आप सोसाइटी समाज से सीख रहे हो ना, ये उसी का परिणाम है। क्या बोला मैंने? मैं कहाँ बोला? पाठशाला के रूप में न परिवार और माता पिता बच्चों के लिए मूल्य सीखने की पहली पाठशाला के रूप में कार्य करते हैं। ईमानदारी, सच्चाई जैसे मूल्य उनके द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं। कहते तुमने चोरी की? हाँ नहीं की, 2 थप्पड़ पड़े, हाँ चोरी की है। ये तुम्हारे साथ क्या नाम, नाजिया है क्या राजिया, क्या नाम है? शायरा हो चुका है ना। तुम्हारे में कोई चीज चोरी की होगी बचपन में,
और नहीं की, 2 थप्पड़ बड़े मम्मी हाँ हाँ की थी, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि चोरी करना जो मूल्य है वो नैतिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है, सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, वो चीज़ आपके दिमाग में डेवलप होगी परिवार से ही, और आप उसको जब तक जीवन व्यतीत करोगे आपके मस्तिष्क में ये रहेगा कि चोरी करना गलत काम है। लेकिन जरूर नहीं कि चोरी करने वाला आदमी उतना गलत हो जितना आप समझ रहे हैं, चोरी करने वाला आदमी भी अच्छा हो सकता है। ये सापेक्ष हो गया, वो निरपेक्ष हो गया। एक मूल एक ही जगह पे सही होगा, प्रदीप भैया बढ़िया आदमी है, ठीक हो सकता है कि पड़ोस की नजर में बहुत खराब हो, क्यों? क्योंकि नौकरी कर रहा है। नहीं मुझे तो, अरे तुम नहीं आती, मैं नहीं ऐसा नहीं है।